नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 17वां देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोगों का ये भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की सीरीज को शुरू करेंगे। इसमें प्रमुख क्रांतिकारियों को देखेंगे, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, वीर सावरकर, ठीक है, और बहुत सारे सोहन सिंह भाकना, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को देखेंगे। चलिए वीडियो के करते हैं शुरुआत। हम पढ़ रहे थे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व लोग। आज इसमें देखेंगे प्रमुख क्रांतिकारी लोगों के बारे में देखेंगे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे प्रमुख क्रांतिकारियों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह का जन्म सन 1881 में हुआ था। उन्हें राजनीतिक विद्रोही घोषित कर दिया गया था। अधिकांश जीवन इनका जेल में बीतता है। 1906 में लाला लाजपत राय के साथ ही इन्हें ही देश निकाला का दंड दिया जाता है। जब लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया जाता है, उसी टाइम इनको भी दिया जाता है। अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह ने अंजुमने मोहब्बतान वतन नामक संस्था का गठन किया था और भारत माता नामक एक अखबार निकाला था। ब्रिटिश शासन ने उन्हें राजनीतिक विद्रोही घोषित किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। 1909 में इन्होंने अपना घर बार छोड़कर देश सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। चलिए और देखते हैं इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर और मुसोलिनी से इन्होंने ही मिलवाया था, सरदार अजीत सिंह ने। मुसोलिनी तो इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। आज़ाद हिंद सरकार व फौज के निर्माण में इन्होंने बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले आज़ाद हिंद सरकार बनती है, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज। हमने इसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में की है। रोम रेडियो का नया नाम दिया आज़ाद हिंद रेडियो तथा इसके माध्यम से क्रांति के प्रचार प्रसार का कार्य किया। मार्च 1947 में वे भारत लौट आते हैं। भारत के विभाजन से वे इतने व्यथित हुए कि 15 अगस्त 1947 की सुबह 4 बजे इनकी मृत्यु हो जाती है, सरदार अजीत सिंह की। अगले हैं हमारे नेता रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबालदह गांव में हुआ था। एक बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म इनका होता है। जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी से इनका परिचय हो जाता है। 1908 में अलीपुर बम कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमने अलीपुर बम कांड के बारे में चर्चा की थी। दिल्ली में जॉर्ज पंचम के 12 दिसंबर 1911 को होने वाले दिल्ली दरबार के बाद जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी, तो उसकी शोभा यात्रा पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले रास बिहारी बोस की इसमें प्रमुख भूमिका रहती है। पहले अलीपुर बम कांड करते हैं, उसके बाद ये दाएं बाएं रहते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। वहाँ के कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं उसमें, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली दरबार होता है तब इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन अंग्रेजों द्वारा चलाए जाते हैं। चलिए इनके बारे में और देखते हैं आगे। जून 1915 में राजा P.N. टैगोर के नाम, छद्म नाम से, मतलब झूठा नाम से, ये इनका नाम नहीं था, ये झूठा नाम था। राजा P.N. टैगोर के छद्म नाम से जापान के शहर शंघाई में पहुंच जाते हैं। ये वहां रहकर भारत देश की आज़ादी के लिए ये काम करना शुरू कर देते हैं। वहां न्यू एशिया नामक एक समाचार पत्र निकाला। 1916 में जापान में ही रास बिहारी बोस ने प्रसिद्ध पैन एशियाई समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोस्को की पुत्री से विवाह कर लिया। ये इनकी पत्नी है रास बिहारी बोस जी की। ये जापानी बीवी से शादी कर लेते हैं और 1923 में वहाँ की नागरिकता भी इन्हें मिल जाती है, क्योंकि जापान में ऐसा नियम था कि वहाँ की किसी से शादी करने से वहाँ की नागरिकता
प्रदान कर दी जाती थी। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। रास बिहारी बोस ने एक झंडे का भी चयन किया जिसे आज़ाद नाम दिया। जो एक झंडा बनाया गया उसे आज़ाद नाम दिया गया। इस झंडे को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के हवाले किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से INS का पुनर्गठन किया। 21 जनवरी 1945 को इनका निधन हो जाता है। इस प्रकार से इनका कुछ जीवन परिचय रहता है। अगले हमारे क्रांतिकारी नेता हैं सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना का जन्म 4 जनवरी 1870 को अमृतसर के उत्तर में खुटिराई खुर्द गांव में हुआ था। सोहन सिंह ने 1886 में 16 वर्ष की आयु में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली थी। सोहन सिंह ने 1900 के दशक में पंजाब में उभरे राष्ट्रवादी आंदोलन और कृषि अशांति में शामिल हो जाते हैं। चलिए इनके बारे में और देखते हैं आगे। फरवरी 1909 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 महीनों की यात्रा के बाद 4 अप्रैल 1909 को सिएटल में पहुंच जाते हैं। सोहन सिंह को एक लकड़ी के मिल में मजदूर के रूप में काम वहां पर मिल जाता है। 13 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमने बताया था गदर पार्टी के बाद उसके बाद कामो गौतम मारू जो प्रकरण होता है ना वहीं पर पकड़ा जाता है इन्हें। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इन पर मुकदमा चलता है। सभी इनके साथियों के साथ इन्हें पकड़ा गया था। जो हमने बताया था कामागाटा मारू जो प्रकरण होता है बंगाल में उसी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। इनकी संपत्ति जब्त कर मौत की सजा इनको सुना दी जाती है सोहन सिंह भाकना जी को। बाद में मौत की सजा को अंडमान में आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। 1921 में सोहन सिंह को कोयम्बटूर जेल से फिर यरबदा जेल में स्थानांतरित किया गया। जुलाई 1930 में इनको रिहा कर दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद वे निर्णायक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर मुड़ गए। उन्हें 31 मार्च 1948 को गिरफ्तार किया गया लेकिन 8 मई 1948 को रिहा कर दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद इनको रिहा किया जाता है। सोहन सिंह भाकना का 20 दिसंबर 1968 में अमृतसर में इनका निधन हो जाता है। चलिए अब अगले क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल के बारे में देखते हैं। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चीरा खाना मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हो जाता है। सरकार की ओर से 200 पाउंड की छात्रवृत्ति इनको दी जाती है। बहुत मेधावी होते हैं इस कारण इन्हें सरकार द्वारा 200 पाउंड की छात्रवृत्ति लास्ट में दी जाती है आगे की पढ़ाई के लिए। हरदयाल ने उस छात्रवृत्ति के सहारे आगे पढ़ने के लिए लंदन गए और वहां सन 1905 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं। 1908 में वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने पर सबसे पहले पूना जाकर वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं। हालांकि उसके बाद बताया जाता है इन्होंने कुछ संन्यास वगैरह टाइप में ले लिया था। लाला जी को सन 1927 में भारत लाने के सारे प्रयास जब असफल हो गए तब उन्होंने इंग्लैंड में रहने का मन बना लिया और वहीं रहते हुए डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व नामक शोधपूर्ण पुस्तक लिखी जिस पर उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश भारत की सरकार ने उन्हें सन 1938 में हिंदुस्तान लौटने की अनुमति दे दी थी। 4 मार्च 1938 को फिलाडेल्फिया में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला जी जीवित रहते हुए भारत नहीं लौट पाते हैं क्योंकि जब उन्हें भारत लौटने की अंग्रेजों द्वारा अनुमति दी जाती है देश निकासा के कारण वो भारत नहीं आ सकते थे। जब भारत आने की अंग्रेज उनको अनुमति देते हैं लेकिन उसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है और भारत तक जीवित नहीं आ पाते हैं। चलिए अब अगले क्रांतिकारी नेता को अगले हमारे क्रांतिकारी हैं श्याम जी कृष्ण
वर्मा जी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात प्रांत के मांडवी कस्बे में श्री कृष्ण वर्मा के यहाँ इनका जन्म होता है। 1888 में अजमेर में वकालत के दौरान स्वराज्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 1897 में पुनः इंग्लैंड चले गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन की जातियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे लंदन में। इसी वर्ष इंग्लैंड से मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलिस्ट पत्रकार निकाला, जो समाचार पत्र था, जिसे आगे चलकर जिनेवा में भी प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत लौटने पर 1905 में क्रांतिकारी छात्रों को लेकर इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। 1918 के बर्लिन और इंग्लैंड में हुए विद्या सम्मेलनों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 31 मार्च 1930 को जिनेवा के एक अस्पताल में वर्मा जी का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में सुरक्षित रख दिया गया था। बाद में उनकी पत्नी भानुमती कृष्ण वर्मा का जब निधन हो गया तो उनकी अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रख दी गई थी। 22 अगस्त 2003 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 55 वर्ष बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने स्विस सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियों को भारत में मंगाया। उसके बाद बम्बई में जब अस्थियां उतरती हैं तो बम्बई से लेकर जहां इनका घर था वहां तक, गुजरात तक, बहुत तेजी से इनकी शोभा यात्रा निकालकर बस सब सरकारी सम्मान के साथ में इनको अंतिम विदाई दी जाती है, इनकी अस्थियों को तथा इनकी पत्नी की अस्थियों को। इस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा का कुछ जीवन परिचय रहा। अब अगले हमारे प्रमुख क्रांतिकारी नेता विनायक दामोदर सावरकर को देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागोर गांव में 28 मई 1883 में इनका जन्म होता है। उनकी माता जी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश, जिन्हें बाबा राव के नाम से जाना जाता है, नारायण दामोदर सावरकर और ये विनायक दामोदर सावरकर, और एक बहन नैनाबाई थी। माता पिता की मृत्यु इनके छोटे ही समय में हो जाती है। 9 या 7 वर्ष में इनकी पहले माता की मृत्यु होती है, उसके बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। दामोदर सावरकर की जिम्मेदारियां, गणेश जो दामोदर सावरकर होते हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जो इनके बड़े भाई होते हैं। 1901 में रामचंद्र तेम्बकर त्रिपलूरकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ इनका विवाह हो जाता है। उनके ससुर ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया था। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। हालांकि इससे पहले मित्र मेला भी स्थापना हुई थी, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिसे डेवलप्ड करके अभिनव भारत नाम दिया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की गोलियां जलाई थीं। इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छापे जाते हैं। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम हार्ट कर्जन बाइली को गोली मार दी, जिसके बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी निकाला था। चलिए इनके बारे में और देखते हैं आगे। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत लाते हुए सीवर लाइन के जो होल होता है उसके रास्ते ये वहां से भाग निकलते हैं। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन की कारावास की सजा दी जाती है। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन की कारावास दिया जाता है। ये ऐसे शायद पहले भारतीय थे जिन्हें डबल आजीवन दी गई थी।
नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेज दिया गया था। 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह का न समर्थन करने पर उनकी रिहाई हो जाती है। हालांकि काला पानी में भी जब ये रहते हैं तो बहुत आंदोलन करते हैं, खाना पानी के चक्कर में वहाँ खाना लोगों को खराब दिया जाता है, इसके लेकर बहुत आंदोलन वगैरह इनके द्वारा किया जाता है। मार्च 1925 में उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई थी। इसी बीच 1924 या 23 में इनकी एक पुत्री होती है, फिर 1928 के आसपास में इनका एक पुत्र भी होता है। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी को गोली मारी जाती है, उसके बाद 5 फरवरी को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी के हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का आरोप लगा, लेकिन जो बाद में सिद्ध नहीं हो पाता है। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानीवश बेलगांव जेल में रोक लिया गया था, क्योंकि इन्हें लोगों का शक था सरकारी संस्थाओं को कि हो सकता है पाकिस्तान के विभाजन से ये काफ़ी रुष्ट हैं, हो सकता है लियाकत अली की मृत्यु का ये षड्यंत्र रचे कुछ, जिससे उनको हानि हो। 26 फरवरी 1966 को बम्बई में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से वीर सावरकर, इनको उपाधि वीर, हालांकि वीर इनको महात्मा गांधी भी इन्हें वीर मानते थे, इसमें कई जगह ऐसा वर्णन भी मिलता है। ये कुछ वीर सावरकर की जीवनी थी। चलिए अब देखते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल अपने पिता मुरलीधर और माता फूलमती की दूसरी संतान थी। इससे पूर्व भी इनके एक बच्चा हुआ था, वो मर गया था। ये दूसरे पुत्र थे। 1915 में परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। इस प्रकार से इनके अंदर क्रांतिकारी भावना पैदा होती है। हालांकि जन्म के समय ही ज्योतिषियों द्वारा इनके हाथों में 10 जो उंगलियां थी उसमें चक्र के निशान थे, तो उन्होंने घोषणा की थी अगर ये जीवित बच जाते हैं तो ये चक्रवर्ती सम्राट भारत के बनेंगे। मैनपुरी षड्यंत्र केस में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए, जिन्हें लीडर राम प्रसाद बिस्मिल थे। जो इनका लीडर थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे मैनपुरी षड्यंत्र केस के, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए। उसके बाद जो नोएडा क्षेत्र था ना, वहीं पर इन्होंने बहुत समय अपना व्यतीत किया था। लाला हरदयाल ने राम प्रसाद बिस्मिल को सतीश चंद्र सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। नवगठित पार्टी का नाम संक्षेप में HRA रखा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शार्ट में हम HRA के नाम से उसे जानते थे। 3 अक्टूबर 1924 को इस पार्टी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में की जाती है। पहली डकैती 25 दिसंबर 1924 को क्रिसमस की रात को बमरौली में डाली जाती है। 7 मार्च 1925 को बिजपुरी तथा 24 मार्च 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली जाती हैं। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। ये आचार्य देवेंद्र देव की ये रचना है। काकोरी कांड के पुरोधा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये महाकाव्य है आचार्य देवेंद्र देव का, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी को समर्पित है। इसमें काकोरी कांड का विस्तार से वर्णन दिया गया है। चलिए इनके बारे में। और पंडित जी ने जब काकोरी कांड को अंजाम दिया था, उसके बाद में 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल जी के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
ये अखबार में आप देख सकते हैं, पहले फोटो पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, दूसरे पे अशफाक उल्लाह खां हैं। इस प्रकार से ये दो फ्रंट में थे, बाकी और इनके जो छोटे सहयोगी थे वो नीचे दिए गए थे और मेन रूप से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को दिखाया गया था अखबार में। उस समय का एक अखबार का ये चित्र है। 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया, जिसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी व अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई है। 2 बार मिसप्रिंट हो गया है, माफ कीजिएगा। इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनको गोरखपुर की जेल में फांसी होती है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में फांसी होती है और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी हो जाती है। इनको अंग्रेजी सरकार को इतना भय था कि इनको एक साथ नहीं रखा, क्योंकि अगर एक साथ रखते तो कोई ना कोई हमला करके इन तीनों को छुड़ा लेता, लेकिन अलग अलग इसीलिए रखा कि अगर एक जगह हमला करेंगे तो दूसरे लोगों को फांसी पे चढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। इसी वजह से डर था गोंडा पे हमला होने का, इसलिए उनको 2 दिन पहले ही फांसी चढ़ा दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, आज़ादी के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह। इस प्रकार से इन तीनों का दिखाया गया है। इन लोगों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद में अगले वीडियो में जो रहे हुए प्रमुख क्रांतिकारी हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और इसी प्रकार के अन्य क्रांतिकारियों के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।